लेकिन तनीषा का बर्ताव अब बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले से काफी शांत लग रही थी। उसके बाल चेहरे से आगे थे। रोहित मुस्कुराते हुए उसके वहां अचानक से आने की बात को इग्नोर करता है और पानी की तरफ बढ़ जाता है। मटके से पानी का गिलास भरता है और गिलास को जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है कि एक बार फिर से तनीषा उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ी होती है। अचानक ही तनीषा को इतना करीब देख उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वो पूछता है, क्या हुआ तनीषा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तनीषा रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देती। रोहित दोबारा उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? रोहित की इस बात पर तनीषा गर्दन को टेढ़ा कर उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल अचानक से उसकी दोनों तरफ हट जाते हैं और वो रोहित से कहती है, रोहित, तुम्हें वहाँ कोने से किसी की आवाज आ रही है? रोहित उसके सवाल पर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम किस आवाज की बात कर रही हो? रोहित के जवाब को सुन तनीषा का पूरा भाव बदल जाता है। उसका चेहरा ऐसा होने लगता है जैसे वो अगले ही पल रो देगी और वो दोबारा रोहित से कहती है, क्या तुम्हें वहाँ से किसी की रोने की आवाज नहीं आ रही है? किसी बच्चे की रोने की आवाज? रोहित इस बार भी ना में जवाब देता है। इस बात पर तनीषा जोर से उससे कहती है, कैसे नहीं आ रही तुम्हें आवाज? मेरे कानों में आवाज चारों तरफ से गूंज रही है। वहाँ देखो, एक बच्चा रो रहा है। दूसरे कोने में एक माँ अपने बच्चों की लाश को देखकर रो रही है। मेरे सामने तो देखो, ये कौन है? सफेद साड़ी में ये विधवा कौन है? और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? रोहित तनीषा के इस अजीब सी बातचीत को सुनकर घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं तनीषा को कुछ हो तो नहीं गया। वो तनीषा का हाथ पकड़कर कहता है, तनीषा, तुम ठीक तो हो ना? इस बात पर तनीषा जोर से चिल्लाती है, मत छू मुझे रोहित, मत छू। इतना कहते ही तनीषा एकदम जोर से चीखती है और कहती है, रोहित, उसके हमले से बचो। रोहित ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है कि किसके हमले से बचना है, वैसे ही उसे पीछे से ऐसा लगता है कि उसके सामने से अचानक एक इंसान अपने मुंह को खोलते हुए चीख रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लेकिन अगले ही पल वो रोहित के बेहद नजदीक आकर अचानक से गायब हो जाता है। रोहित डर के मारे झटके से नीचे गिर जाता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया हो और वो तनीषा के पैरों में गिरा हुआ था। मैंने कहा था ना रोहित, वहाँ कोई है। इस कोने में भी, उस कोने में भी, तुम्हारे पीछे भी, और यहाँ मेरे अंदर भी। अचानक से तनीषा का पूरा सिर 180 डिग्री तक घूम जाता है और उसका चेहरा पीछे और बाल आगे की ओर आ जाते हैं। ये देखकर रोहित की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त और उसकी बड़ी दीदी हॉल में आ जाती है और वो देखते हैं कि रोहित बेहोश पड़ा हुआ है। वो रोहित को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब रोहित होश में आता है तो पूछता है, तुम्हारी दीदी की वो दोस्त कहाँ है? उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। रोहित की इस बात पर रेवती कहती है, मेरी दीदी की कौन सी दोस्त? यहाँ तो बस हम 3 ही हैं। रोहित कहता है, अरे नहीं, हम 3 कैसे? वो तनीषा कहाँ है, तेरी दीदी की दोस्त? रोहित की इस बात पर रेवती की बहन कहती है, कौन तनीषा? मेरी तो तनीषा नाम की कोई दोस्त है ही नहीं। रोहित कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो कल रात को यहीं पर बैठी थी तुम्हारे बगल में, जब हम सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित को घबराता हुआ देखकर रेवती सबसे पहले अपने दोस्त को शांत करती है। उसके बाद वो उससे कहती है, रोहित, यकीन मानो, यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। हम तो कल रात को ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर हम दोनों से नजरें हटाकर आखिर तुम किसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा कि शायद तुम ट्रैवल करके थक गए हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस बात पर रोहित कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? मैं बता रहा हूँ ना कि कल हम तीनों के अलावा वो लड़की भी यहाँ थी जिसका नाम था तनीषा। वो रात को मेरे साथ बस में आई थी। शामोली के बस स्टैंड पर वो मेरे साथ उतरी भी थी और मुझे रुकने के लिए कहा था ताकि वो उन 2 आदमियों से बच सके। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो तुम्हारे घर पर थी, पर अब वो कहाँ चली गई? रोहित की इस बात पर रेवती को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बस रोहित, बहुत हुआ, अब तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर वो दोनों कमरे के अंदर सोने चली जाती है। लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी।
बार बार उसके सामने बस में बैठी तनीषा नजर आ रही थी और दूसरी तरफ वो तनीषा जिसकी गर्दन अचानक से घूम गई थी। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो जाती है और रोहित की आंखें खुलती है और वो वहां से निकल जाता है, जबकि वो पूरे हफ्ते वहां रुकने वाला था। लेकिन जो भी यहाँ इस फ्लैट में कल रात उसके साथ हुआ, उसके बाद वो सुबह ही उस फ्लैट से बिना किसी को बताए वहां से निकल जाता है। और वापस जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की वैन और एम्बुलेंस जो कल रात उसने वहां देखी थी वो भी वहीं खड़ी हुई थी। आगे बढ़कर रोहित ने जब देखा कि हो क्या रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां तनीषा की लाश पड़ी थी। और तो और कुछ लोग उसकी लाश के आसपास इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कल रात कोई उसके साथ हैवानियत कर वहीं पर मरता हुआ छोड़कर भाग गए। जब सामने से दूसरी गाड़ी आई तो उस गाड़ी वाले ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब तक पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती लड़की की जान जा चुकी थी। आईडी कार्ड पर उस लड़की का नाम तनीषा था। उसे वहां मरा हुआ देख रोहित फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस को पहले लगता है कि रोहित उसका कोई जानने वाला है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रोहित को पता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, तो फिर रोहित की मदद से पुलिस उन हैवानों को पकड़ लेती है और फिर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। रोहित उस रात के बाद ऐसा बदला कि अब उसे कभी भी कोई लड़की अकेली दिखती है और उसे उसकी मदद की जरूरत होती है तो वो उसका साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो लड़की सेफ महसूस नहीं करती है। इसके बाद रोहित न सिर्फ ये प्रैक्टिस खुद करता है बल्कि अपने इस प्रैक्टिस की एक कम्युनिटी बना लेता है, जिसके जरिए लड़के अब लड़कियों के लिए रात के अंधेरे में खतरा नहीं है बल्कि एक सहारा बनते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाते हैं।